हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय इकोनॉमिस्ट्स लाइक जेएस मिल, वॉलरस, मार्शल एंड पिगो। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं इन्होंने दी है ये थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। तो जितनी भी क्लासिकल थ्योरी हैं वो कहती हैं डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जहाँ पे बराबर होता है वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन किया जाता है। तो फिर हम हेडिंग बनाते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने एस और सी थोड़ा नीचे स्मॉल दिया हुआ है। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल में ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, द सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन सेविंग। सप्लाई ऑफ कैपिटल कहाँ से आएगी? पूंजी की सप्लाई, पैसे की सप्लाई कहाँ से आएगी? किसी बंदे ने सेविंग की होगी ना, वही अपनी सेविंग आगे कर्जे में देगा। सेविंग्स विल टेक प्लेस व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल इज लेस देन देयर इनकम। सेविंग क्या होती है? सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। जो भी इनकम में से कंजम्पशन करके जो भी बच गया उसे सेविंग कहते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही आप सेविंग ज़्यादा करोगे ना। जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना आप बैंकों में सेव वगैरह कम करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक और बात। अब अगर मैंने सेविंग कर्व बनानी है तो मैं ऐसे कर्व बना सकता हूँ। ये सेविंग कर्व दिखाएगी सप्लाई ऑफ कैपिटल को। तो कई बुक्स में इसको सेविंग कर्व भी दिया होगा, कई बुक्स में इसको सप्लाई ऑफ कैपिटल भी दिया होगा। तो मैं यहाँ सेविंग लिख देता हूँ और यहाँ कह देता हूँ कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सप्लाई साइड बढ़ती है। सप्लाई साइड में यहाँ क्या है? सेविंग्स। अब आप खुद सोचो, अगर आपको बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो आप बैंकों में ज़्यादा पैसे डालोगे, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, ये हमेशा याद रखना आपको। और जब भी आपने डायग्राम बनाना है तो साइड में यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये, वो फलां फलां, पेपर खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डिमांड फॉर कैपिटल, उसको मैंने डीसी लिखा हुआ है। डिमांड फॉर कैपिटल इज मेड टू गेट कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा टू मेक इन्वेस्टमेंट। डिमांड फॉर कैपिटल, आप पैसे की डिमांड क्यों करते हो? पैसे की डिमांड इसलिए करते हो कि आपने कोई मशीन खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, कोई कैपिटल खरीदनी है, कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ज़्यादातर लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद के पास कम पैसा होता है या कईयों के पास होता है फिर भी लोन ले लेते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं होता उनको तो लोन लेना ही लेना है। With the use of these capital goods, there is an increase in the productivity. तो जब भी कोई प्रोड्यूसर ये कैपिटल गुड्स या मशीन्स लेगा या फैक्ट्री खोलेगा लोन लेके, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बेसिकली डिमांड फॉर कैपिटल इज मेंट इन दिस थ्योरी फॉर इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए ही कैपिटल की डिमांड करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आप खुद सोचो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन लेना डिस्करेज करेंगे। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा लोग लोन ज़्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी। तो अब अगर इसकी कर्व मैंने बनाई तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व बन जाएगी। तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर्व लिख लेता हूँ। कई बुक्स में इसको डिमांड फॉर कैपिटल कर्व भी कहा होगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नेगेटिव रिलेशन। तो साइड पे आपने एक्सप्लेनेशन कर देनी है, जैसे इन द गिवन फिगर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज शोन ऑन वाई एक्सिस, आई कर्व शोज the investment curve, it slopes downward, which means that with the increase in the rate of interest investment will fall and vice versa. मैंने यहाँ भी एस नहीं ना लिखा, सेविंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम कहाँ डिटर्मिन होगा? जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर है, मतलब डिमांड फॉर कैपिटल सप्लाई ऑफ कैपिटल या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल आर इक्वल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। तो हमने एक टेबल और डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 4 हो गए। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में लिखा है, एक तरफ मैंने डिमांड फॉर कैपिटल, दूसरी साइड सप्लाई ऑफ कैपिटल लिख दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिमांड और सप्लाई बराबर आ रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि वो अलग अलग कलर का बन जाए। तो ये मैं बना देता हूँ सेविंग्स कर्व, इसको नाम दे देता हूँ सेविंग्स। आप इसको सप्लाई ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है नाम दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट कर्व, जिसको डिमांड फॉर कैपिटल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट दे देता हूँ। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगी वो इक्विलिब्रियम है। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी टूटी लाइनें बने तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि पेंसिल स्केल से तो बना नहीं ना सकता यहाँ पे, ठीक है। टच स्क्रीन में ये स्यापे बड़े होते हैं। तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है, अब आप खुद सोचो
डिमांड फॉर कैपिटल सप्लाई ऑफ कैपिटल बराबर हुई, या फिर डिमांड फॉर कैपिटल होती थी इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ कैपिटल होती थी सेविंग, ये दोनों बराबर हुई, बात तो एक ही है ना। और यहाँ पे इसकी 3 to 4 लाइंस लिख लेना, डायग्राम खाली मत छोड़ के आना, नहीं तो टीचरों को बड़ी खुंदक मच जाती है। तो यहाँ पे आपने डायग्राम हमेशा साइड पे बनाना है और इसके साइड पे हमेशा 3-4 लाइन लिख लेनी है, कोई बाहर से कोई चीज़ें नहीं लिखनी, जो जो डायग्राम बनाया वही वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी बुराइयाँ, मतलब क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये पूरी की पूरी थ्योरी ये मान के चलती है सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट बाय चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थ्योरी कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बराबरी आती है। बट अकॉर्डिंग टू केन्स इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन इनकम। वो कहता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा इनकम भी तो है, क्योंकि सेविंग तो इनकम पे डिपेंड करती है, एंड नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है जो इनकम है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा सही नहीं है। तो मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता दूं कि जब जब क्लासिकल थ्योरी ने जो जो थ्योरियाँ लिखी हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, कीन्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी कहती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट किससे असरदार होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बट अकॉर्डिंग टू केन्स सेविंग्स इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय इनकम। सेविंग इनकम पे होगी, भाई इनकम ही नहीं होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी हो सेविंग कैसे कर लोगे जब इनकम ही नहीं है, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम असरदार होती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा असरदार होती है। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन लेके लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है जितनी भी क्लासिकल थ्योरी हैं वो सारी की सारी बेस्ड हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, कैपिटल की या लेबर की या मशीन की, हर एक चीज़ की फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। कीन्स ने कहीं ना कहीं अड़ंगा तो फंसाना ही था। कीन्स तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई लेस देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, तो वो कहते हैं भाई लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें तो ये थ्योरी काम ही नहीं करती, ठीक है। नैरो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। According to classical theory, supply of capital only includes saving। इस थ्योरी में कहा गया कि जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है उसमें सिर्फ सेविंग्स है, ठीक है। मगर सेविंग के अलावा और भी कई चीज़ें आती हैं, वो मैंने यहाँ नेक्स्ट थ्योरी में डिस्कस करी है कि भाई सप्लाई ऑफ कैपिटल में सेविंग भी आती है, बैंक क्रेडिट भी आता है, तो ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, इसको बीच में यहाँ नहीं घुसाऊंगा। इट इग्नोर्स अदर फैक्टर्स लाइक बैंक क्रेडिट, डिस होल्डिंग, डिस इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी तो कई फैक्टर आते थे ना सेविंग्स में। नेक्स्ट, indeterminate theory. According to Keynes, this theory cannot determine interest because according to classical theory, rate of interest depends upon saving। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग्स पे डिपेंड करता है, बट वी कैन नॉट नो द वॉल्यूम ऑफ सेविंग अंटिल वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट होते हैं। मगर हमें कैसे पता लगेगा सेविंग का, जब तक हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होंगे, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इनकम। तो जब सेविंग्स हमें कैसे पता लगेंगी, जब तक हमें इनकम नहीं पता। साइज ऑफ इनकम डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन मल्टीप्लायर में है, अगर आपने मैक्रो पढ़ी हो तो हमें इनकम का पता लग ही नहीं सकता जब तक हमें इन्वेस्टमेंट का ना पता हो, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्होंने कहा है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन करने के लिए हमें सेविंग का पता होना चाहिए, सेविंग का पता करने के लिए हमें इनकम का पता होना चाहिए, इनकम का पता करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का पता करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। तो ये मतलब जो रिलेशन है ये सही नहीं बताया कीन्स ने, ठीक है। दस अंटिल वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी कैन नॉट नो द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड अंटिल we know the volume of investment we cannot know the size of income and further savings। ये कह रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग को कैसे डिटर्मिन करेगा, ठीक है, बल्कि जब तक हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है हम इन्वेस्टमेंट नहीं डिटर्मिन कर सकते, और अगर इन्वेस्टमेंट का नहीं पता लगाएंगे तो फर्दर फिर हमें इनकम का नहीं पता लगेगा जिसके ऊपर सेविंग डिपेंड करती है। तो इन्होंने पूरा रिलेशन उल्ट पुल्ट कर दिया। नेक्स्ट है इट इग्नोर्स द बोरिंग फॉर कंजम्पशन। ये पूरी थ्योरी कहती है कि बोरिंग होती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बट आपको पता है आजकल कंजम्पशन के लिए भी तो बोरिंग होती है। कार लोन पे ले लो, फ़ोन लोन पे ले लो, टैबलेट ले लो, फ्रिज ले लो, टीवी ले लो EMI पे एटसेट्रा एटसेट्रा। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, सारी की सारी क्लासिकल थ्योरीज ये मान के चलती हैं कि मनी न्यूट्रल है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी एज्यूम्स दैट मनी इज़ न्यूट्रल, दैट इज चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सही नहीं है।
जो मनी की डिमांड और सप्लाई है उनके चेंज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी चेंज होते रहेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इंटरेस्ट इज नॉट द रिवार्ड फॉर सेविंग ओनली। अकॉर्डिंग टू कीन्स, मेयर सेविंग डज नॉट गिव राइज टू इंटरेस्ट, ठीक है। सिर्फ सेविंग करने से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को राइज नहीं मिलेगा। इट इज़ अर्नड व्हेन कैश मनी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग इज पार्टेड विद। ये कहते हैं कि जब भी आप अपने जो कैश को अपने से दूर करोगे तभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। समझ गए बात। इसको केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की फॉर्म में मैक्रो में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि जब भी आप अपने आप को पैसे से दूर करते हो तो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लोनेबल फंड थ्योरी क्या होती है या न्यू क्लासिकल थ्योरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।